इन्हें हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम के बारे में। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर पिछले एक हफ्ते से एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आती रही है, लेकिन एक सवाल ये है कि आखिरकार इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट कब होगा, क्योंकि जब तक क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, जिसको हम सीडीआर कहते हैं, वो कंप्लीट नहीं होगा तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क शुरू कब से होगा। तो चलिए, आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दरअसल ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पिछले 2 दिनों से एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो साझा कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बाद ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर उनकी प्राथमिकता पर है और इसका जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है इसको 2025 मार्च के पहले कंप्लीट किए जाने का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के डिजाइन में व्यापक परिवर्तन हमें नजर आए हैं। फिर चाहे इसकी नोज कोन हो या फिर अंडर कैरेज हो या फिर वेपन कॉन्फ़िगरेशन हो, इसमें हमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। और क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू के बाद हम लोग ये कह पाएंगे कि हाँ, अब एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए तैयार है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि इस माइलस्टोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो ये है कि जल्दी से जल्दी डिजाइन को फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि जैसे ही सीडीआर कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो क्लियरेंस है वो उसको मिल जाएगी। अब अगर हम किसी भी एयरक्राफ्ट की एक्चुअल टाइमलाइन की बात करते हैं तो हमने पहले भी आपको बताया कि एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन तब निर्धारित नहीं होती जब उस प्रोग्राम के डिजाइन वर्क को शुरू किया जाता है, बल्कि एक्चुअल टाइमलाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो टाइमलाइन तब शुरू होती है जब उसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिले, क्योंकि जब फंड्स मिलेंगे तभी एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क शुरू होगा। अब अगर हम टेडबीएफ की बात करें तो ये एक डेडिकेटेड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन इसको 5 जेन एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं या 5th जेन माइनस एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं, या इसको आप 4.8 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो भी कह सकते हैं। ये एक हाईली एडवांस प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि एमका से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को शेयर करेगा। अब इसके लिए काफी लंबे समय से एलसीए नेवी को एज अ टेस्ट बेड यूज किया जा रहा था, जहां पर लैंडिंग गियर स्ट्रेस पॉइंट हो गए, अंडर कैरेज मॉडिफिकेशन हो गया, इन सब का जो डेटा है वो सक्सेसफुली प्राप्त कर लिया गया है और अब सीडीआर के काफी नजदीक पहुंच चुका है ये एयरक्राफ्ट। अब अगर हम फंड्स की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो चीज सामने रखी है उस हिसाब से तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत यहाँ पर होगी इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज के लिए, और उसके बाद जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी यूनिक रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पर इसकी हाई कॉस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे खास चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक कैरियर बॉर्न फाइटर है, यानी इसको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाता है या जाएगा, जो कि नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में थोड़ा अलग होता है। इसके लिए इसे नेवल स्पेसिफिक अंडर कैरेज और लैंडिंग गियर्स चाहिए होंगे। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को स्पेशलाइज्ड लैंडिंग गियर से इक्विप किया जाएगा, जो कि हार्श कंडीशन जो एयरक्राफ्ट कैरियर की होती है या उनके ऑपरेशन की होती है उसको विथस्टैंड कर सके, क्योंकि आप सबको पता है कि वायुसेना के फाइटर जेट्स के उलट जो भारतीय नौसेना के फाइटर जेट होते हैं ये हार्ड लैंडिंग करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में, क्योंकि इनको अरेस्टर वायर की सहायता से लैंड करना पड़ता है, तो हाई स्पीड में ये काफी कम जगह में रुकने की क्षमता को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है इनके लिए जो लैंडिंग गियर्स होंगे वो भी स्पेशल होंगे। तो यही जो लैंडिंग गियर्स है ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। इसके अलावा जो अंडर कैरेज है ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर मजबूत होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब एयरक्राफ्ट काफी हार्ड लैंडिंग करेगा तो जो फोर्स और स्ट्रेस है वो उसके अंडर कैरेज पे भी पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि उन्हें इतने कैपेबल होना चाहिए कि वो जो फोर्स वहां से निकले उसको एब्जॉर्ब कर सके और जो स्ट्रेस है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ताकि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है वो आराम से होता रहे। अब आपको बता दें कि ये सारी चीजें जितनी इंटरेस्टिंग नजर आ रही हैं, जाहिर सी बात है इस पे खर्च भी काफी होगा। माना जा रहा है कि ये एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है उसको एक्वायर करेंगे ओवरऑल प्रोग्राम की ओवर कॉस्ट का। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर देखने को मिलेगी वो होगी कैरियर कंपैटिबिलिटी। अब एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जाहिर सी बात है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कंपैटिबल होना चाहिए, और इसके लिए यहाँ पर जो टेल हुक सिस्टम है ये भी विकसित किए जाएंगे, जो अरेस्टर वायर्स हैं ये भी विकसित की जाएंगी, और भी दूसरी चीजें हैं जो यहाँ पर इसको कैरियर बेस्ड लैंडिंग के लिए कंपैटिबल बनाएंगी। और इसके लिए ऑलरेडी जो पेपर वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसके अलावा इसमें नेवल एवियोनिक्स और सिस्टम इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। अब यूं तो हमने पहले भी कहा कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है और कॉकपिट है वो ऑलमोस्ट एमका और टेडबीएफ का सेम होने वाला है, लेकिन इसके अलावा भी जो इंडियन नेवी की जो नेवल स्पेसिफिक सिस्टम्स हैं उनको भी कस्टमाइज किया जाएगा,
और ताकि इसमें जो मैरीटाइम ऑपरेशन है वो अच्छे से किए जा सके। फॉर एग्जांपल इसमें जो मैरीटाइम रेडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यूज़ किए जाएंगे, जो कि मैरीटाइम इन्वायरमेंट में एयरक्राफ्ट को कह सकते हैं अच्छे से ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इन सिस्टम के इंटीग्रेशन के बाद से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को इतना ज़्यादा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि बनने के बाद ये जो एयरक्राफ्ट है बहुत ज़्यादा महंगा ना हो जाए, क्योंकि भारतीय नौसेना यहाँ पर 5-10 एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 145 एयरक्राफ्ट को लेकर यहाँ प्रतिबद्ध है। आने वाले वर्षों में तकरीबन 145 ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर जो है भारतीय नौसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे। और जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है इसको लेकर एक एग्रेसिव टाइमलाइन सेट करी गई है, जहां पर 2033 से 34 के बीच में जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है वो शुरू करने की बात की गई है। तब तक भारतीय नौसेना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिग 29K और राफेल एम जैसी जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उस पर डिपेंडेंट होने वाली है। इसके लिए एडवांस रेडार सिस्टम भी विकसित किया जा रहे हैं, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गए और दूसरे इंपॉर्टेंट सिस्टम हो गए उन्हें एमका से बोरो किया जाएगा। अब कल की रिपोर्ट में हमने आपसे कहा था कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो होगा एआई बेस्ड ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग फीचर, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पायलट वर्कलोड को काफी कम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब समुद्र शांत होता है तब तो फिर भी उनके लिए कार्य थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब हार्श एनवायरनमेंट होता है, जब विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो ऐसे में एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग फीचर है वो इसमें काफी मदद करेंगे पायलट की, जहां पर पायलट सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट को लैंड कर पाएंगे। और स्ट्राइक पैकेज की जहां तक बात रही तो इसमें सारे इंडिजिनस मिसाइल्स हमें देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स हो, रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हो, या फिर यहाँ पर आपको ब्रह्मोस एनजी जैसी जो मिसाइल है वो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की ताकत बढ़ाती हुई नजर आएंगी। तो भारतीय नौसेना इस प्रोग्राम को लगातार मॉनिटर कर रही है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के संपर्क में है। भारतीय नौसेना का कहना है कि कम से कम समय में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हम तैयार कर सके। अब सेमी स्टेल्थ का मतलब ये है कि टेडबीएफ का अगर आप फ्रंटल सेक्शन पे नजर डालेंगे तो ये काफी स्टेल्दी होगा, और ये पूरी तरीके से इसमें आपको स्टेल्थ फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होने वाला है। और इतना ही नहीं, इसके दो अलग अलग वेरिएंट विकसित किए जाएंगे। पहला स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो दूसरा कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में होगा। जैसे कि हमारा आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य स्टोबार कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जहां पर एक रैंप की सहायता से आपको टेक ऑफ करना पड़ता है, तो वहीं कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम या स्टीम लॉन्च सिस्टम की सहायता से जो एयरक्राफ्ट है वो कैटapult की सहायता से लॉन्च होते हैं। तो ये दोनों वेरिएंट पे काम चल रहा है और संभावित है कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना भी इनको कंसीडर कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।